हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में आने वाले सेगमेंट डीआई के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अपने को डीआई में बेहतर स्कोर करना चाहिए। दोस्तों, आपको को पता ही होगा कि जो पेपर वन है, जीएस पेपर वन, उसमें डीआई जो है वो 72 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जीएस पेपर वन आपके 300 नंबर का होता है और इस 300 नंबर में 72 नंबर अकेले डीआई का होता है। यदि आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो डीआई अकेले 24% नंबर को कैरी करता है। यानी कि इसी से आप समझ सकते हैं कि डीआई का कितना अहम रोल है आपके बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए। क्योंकि डीआई मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो अगर यदि आपने डीआई में बेहतर स्कोर किया, अगर यदि आपने बेहतर तरीके से सही सही अगर यदि आपने क्वेश्चन को बना लिया, तो इसमें आप 100% नंबर यानी कि 72 में 72 नंबर प्राप्त करते हैं। अगर यदि आप 72 नंबर प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि न सिर्फ आप अंतिम रूप से चयनित होंगे, बल्कि आप अच्छे रैंक को प्राप्त करेंगे, आप एसडीएम डीवाईएसपी जरूर बनेंगे। ठीक है, और चूंकि इस बार इतना पोस्ट है तो आपको जो है वो बेहतर आपको काम करना चाहिए डीआई पे, ताकि आप एसडीएम या डीवाई के पोस्ट को आप अपने लिए सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो कैसे डीआई को हम बीपीएससी के लिए तैयार करें, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर से बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सांख्यिकी है क्या। तो सांख्यिकी को अगर यदि सिंपल शब्दों में अगर यदि अपने को परिभाषित करना हो, ठीक है, कि सांख्यिकी है क्या, तो आप कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो है वह आंकड़ों का, डेटास का, ठीक है, आंकड़ों का एकत्रीकरण है। कलेक्शन ऑफ डेटाज है ना, आंकड़ों का एकत्रीकरण है, आंकड़ों का आपका वर्गीकरण है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, और इसी प्रस्तुत आंकड़ों का क्या है वो विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण। ठीक है, तो कैसे आपको सही को तैयार करना है बीपीएससी के लिए, तो पहले बीपीएससी के द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण पूछा जाता था या वर्गीकरण पूछा जाता था। अब बीपीएससी क्या करती है कि आंकड़ों को ऑलरेडी क्या करती है, प्रस्तुत कर देती है किसी ग्राफ के माध्यम से, किसी डायग्राम के माध्यम से, और परीक्षार्थी से यह डिमांड करती है कि आप इस ग्राफ का, इस डायग्राम का आप एनालिसिस कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको तो ग्राफ की या डायग्राम की समझ होनी चाहिए कि कौन सा डायग्राम, कौन सा ग्राफ क्या कहता है, किस कंसेप्ट पे वो फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो पहला आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आपको आना चाहिए कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार से किया जाता है। बीपीएससी के जीएस जो सब्जेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डीआई की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यदि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण अगर आपको बेहतर तरीके से पता है, तभी तो जाके आप उस ग्राफ का या उस डायग्राम का आप विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, यह आपके बीपीएससी में जो जीएस में जो डीआई का जो पोर्शन है, उसमें जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या जो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाएंगे, उसी पे आधारित मैंने ये आपको ये चार्ट बनाया है। तो जो आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण यानी कि टेबुलेशन, और आरेखीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इस आरेखीय प्रस्तुतिकरण को आप 3 भागों में बांट सकते हैं: ज्यामितीय आरेख, ज्योमेट्रिकल डायग्राम, बारंबारता आरेख, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और अंकगणितीय रेखाचित्र, अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ। ठीक है, ज्यामितीय आरेख में आप दंड आरेख यानी कि सिंपल बार डायग्राम, बहुदंड आरेख यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम, दंड आरेख यानी कि कंपोनेंट बार डायग्राम या परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई चार्ट, आयचित्र यानी कि हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी आपका पॉलीगॉन, बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी बारंबारता वक्र, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और अंकगणितीय रेखाचित्र, लाइन ग्राफ, लीनियर ग्राफ। ठीक है, जो आपके बीपीएससी में जो डीआई का जो पोर्शन है जीएस में,
उसके अनुसार आपको न तो आंकड़ों का पाठ विषय प्रस्तुतिकरण पढ़ना है, न तो आपको बारंबारता बहुल पढ़ना है, न तो आपको बारंबारता वक्र पढ़ना है, और आपको संचयी बारंबारता वक्र पढ़ना है। बीपीएससी के इतिहास में 53वीं से 55वीं बीपीएससी टिल नाउ अभी तक वो डीआई के प्रश्न जहां जहां से पूछे हैं वो सिर्फ 7 सेगमेंट है, 7 टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। या तो बीपीएससी ने टेबल से प्रश्न को उठाया है, या सिंपल बार से उठाया है, या आपको मल्टीपल बार से उठाया है, या घटक दंड से उठाया है, पाई चार्ट से उठाया है, हिस्टोग्राम से उठाया है, या आपको लाइन ग्राफ से उठाया है। ये जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 जो आपके जो डायग्राम या ग्राफ जो भी आपके हैं, इस पे अगर आप काम कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है वह बीपीएससी के डीआई का आपके रेंज के बाहर नहीं जाएगा। इसमें भी अगर आप प्राथमिकता दें तो पहली प्राथमिकता पे आप अंकगणितीय रेखाचित्र यानी कि अर्थमेटिकल लाइन ग्राफ को रख सकते हैं। दूसरे पे आप बहुदंड आलेख यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम को रख सकते हैं। तीसरे पे आप पाई चार्ट को रख सकते हैं। चौथे पे आप टेबल को रख सकते हैं। पांचवे पे आप रख सकते हैं सिंपल बार को। छठे पे आप कंपोनेंट बार को, और सातवें पे आप रख सकते हैं हिस्टोग्राम को, आयत चित्र को। अगर ये 7 ग्राफ या डायग्राम पे अगर आपने काम कर लिया तो एक भी क्वेश्चन इसके रेंज के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा एक मिनट और, ग्राफ के सन जो आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम का तो आप अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आपको जो अर्थमेटिक के ये जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, आपका अनुपात है, रेशियो, आपका औसत है, एवरेज, प्रॉफिट जो लाभ हानि है, परसेंटेज जो प्रतिशत है, अगर ये जो 5 जो टॉपिक्स हैं, इस 5 टॉपिक्स का अगर आपने अध्ययन कर लिया, जहां से जिन जिन वैरायटी के क्वेश्चन डीआई में फ्रेम किए जाते हैं, अगर उसका कंसेप्ट अगर आपने बेहतर तरीके से सीख लिया, समझ लिया, तो फिर एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके रेंज के बाहर नहीं जाएगा। कैसे? पहले आपने क्या किया, जो 7 जो डायग्राम है उसको आपने अगर उस पर अगर आपने काम कर लिया है, और अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं इस पे अगर आपने काम कर लिया है, तो क्वेश्चन इन दोनों चीजों को मिलाकर ही पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने मैं उदाहरण के तौर पर ये क्वेश्चन रखता हूँ, ये आपके बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। ये क्या है? इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, ये आपके लाइन ग्राफ का ये क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में महाराष्ट्र के शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखाचित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि की अवधि 2011 से 2016 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखाचित्र का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। अब देखिए, इस लाइन ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, ये आपको पुरुष की जनसंख्या, ये मेल का जनसंख्या दिखा रहा है। ये आपका जो स्क्वायर है, यह आपके नंबर्स ऑफ कार की संख्या दिखा रहा है, और ये जो ट्रायंगल वाला है ये आपके फीमेल की जनसंख्या को दिखा रहा है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ को कैसे अध्ययन करना है, कैसे यहाँ से डेटा को, आंकड़ों को कैसे फाइंड आउट करना है, यह आपको आना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो प्रश्न जो पूछे गए हैं, इस प्रश्न को कैसे बीपीएससी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, यह भी आपको आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया, तो प्रति महिला कितने कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। देखिए, ये परसेंटेज क्या है, इसमें देखिए औसत प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, इसमें अनुपात पूछा जा रहा है, यहाँ भी प्रतिशत पूछा जा रहा है, यहाँ भी अनुपात पूछा जा रहा है, यहाँ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो अभी जो मैंने आपको जो बताया कि ये जो चैप्टर्स हैं, सरलीकरण, अनुपात, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, इनके अगर यदि कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, तो आप इन सारे प्रश्न को आप आसानी से समझ जाएंगे कि प्रश्न का डिमांड क्या है। तो एक तो आपको जो दिया गया जो ग्राफ या डायग्राम है, उसको समझना है कैसे डेटा को वहां से फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा चीज कि क्या डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको आपको समझना है। और जो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि आपका मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सब्जेक्टिव रूप में स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ताकि आपको नंबर मिलेगा। यदि आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर इस क्वेश्चन को बना देंगे, तो फिर आपको बिहार बीपीएससी जो है वो आपको नंबर नहीं देने वाला। ठीक है,
तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा, आपको लिखना होगा कि कैसे हमको लिखना है। यानी कि 3 स्तर पे आपको काम करना चाहिए। एक तो जो आपके जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, उनकी समझ आपको होनी चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नेचर, क्वेश्चन के डिमांड की समझ होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन को कैसे हम बीपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर यदि इन 3 स्टेप पे आपने काम कर लिया तो फिर डीआई का एक भी क्वेश्चन आपके रेंज के बाहर नहीं जाएगा। 72 में 72 आप स्कोर कर लेंगे। देखिए जैसे ये आपके लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है, ये देखिए जैसे ये आपके पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस पाई चार्ट में ये आपको डेटा दिया गया है, आपको इस डेटा को फाइंड आउट करने आना चाहिए कि भाई इस डेटा को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन के डिमांड को आपको समझ में होना चाहिए। और क्वेश्चन कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ये आपको समझ में आनी चाहिए। इस 3 स्टेप पे आप काम करेंगे।